हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि हमारा सेट 2 होगा ऑन द चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, इससे पहले भी हमने सेट 1 किया है ऑन द सेम चैप्टर। आज हम लोग सेट 2 कर रहे हैं, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड what? फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, फ्रिक्शन। सो बेसिकली इसका आंसर होगा सी, इनर्शिया। अब हम लोग इनर्शिया समझते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। तो सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और वो रेस्ट में है। ओके, तो अगर हम उस बॉडी को मूव करना चाहें तो इसका मतलब उस पर हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। बट इनर्शिया क्या होता है कि वो जो बॉडी है वो चाहेगा कि मैं खुद रेस्ट में ही रहूं, मैं मोशन में ना जाऊं, ठीक है। तो वही उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। और टॉकिंग अबाउट मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो इसी टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सपोज बेसिक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कोई सो रहा है, ठीक है, और उसको मैं जगाऊँ तो वो क्या बोलता है, जनरली ऐसा ही होता है कि थोड़ा देर और सोने दो, मतलब वो सोने का ही इच्छा रखेगा, ऐसा होता है। मतलब जनरली मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो सोना ही चाहेगा, तो मतलब वो सोने के स्टेट में और भी सोना चाह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अगर इसको हम फिजिक्स से रिलेट करें, ठीक है, तो एक बुक है और वो बुक टेबल पे है, ठीक है, और उसको हम मोशन में लाना चाहेंगे तो वो मोशन में नहीं आने का कोशिश करेगा। क्यों? ड्यू टू इट्स एनर्जी। तो मतलब कोई भी बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द inertia ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ अ बॉडी, शेप ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो बेसिकली कोई भी बॉडी अगर है जो कि मूव कर रहा है तो उसका एनर्सिया किस पे डिपेंड करेगा? तो एनर्सिया विल ऑलवेज डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मास ही डिफाइन करता है कि उस बॉडी के अंदर कितने उसके वेट हैं और कितने पार्टिकल्स कंटेंट हैं। तो मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, मास जितना कम होगा इनर्शिया उतना ही कम होगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल कहने का मतलब ड्यूज बॉल, जो मैचेस में यूज़ होते हैं, राइट। और एक टेनिस बॉल है। तो जो ड्यूज बॉल होता है, क्रिकेट बॉल, उसका वेट ज़्यादा होता है, ऑफ द सेम साइज, राइट। और जो टेनिस बॉल होता है उसका मास कम होता है। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? क्रिकेट बॉल। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक स्टोन है और एक फुटबॉल है, ठीक है। अगर हम स्टोन को किक करेंगे तो क्या वो मूव करेगा? नहीं, हमारा पैर में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। लेकिन हम फुटबॉल को किक करें तो वो मूव कर जाएगा, ऑफ द सेम साइज। इसका मतलब फुटबॉल का मास कम था तो इनर्शिया कम था, वो इजीली मूव कर गया, राइट। बट स्टोन का क्या है, मास ज़्यादा है तो इजीली मूव नहीं कर रहा है। सो इनर्शिया ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ बॉडी। सी विल बी द आंसर, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक। आपने देखा होगा, बेसिकली होता ऐसा है कि हैंगिंग कारपेट है, ठीक है, उसको स्टिक से पीटा जाता है। जो अपने दुकान पे देखा होगा, जो तकिया वगैरह ये सब बनाते हैं, राइट। तो वो कारपेट्स को स्टिक से पीटते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो द डस्ट पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ इट। तो इस फेनोमेना को कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता ऐसा है कि जब भी हैंगिंग कारपेट को बीट किया जाता है स्टिक से, तो जो डस्ट पार्टिकल होता है वो अपने इनर्शिया के कारण अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता है। लेकिन हम जो बीट कर रहे हैं किसको?
हैंगिंग कारपेट को तो हैंगिंग कारपेट टू एंड फ्रो मोशन में आ जाता है, बट जो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल है वो उसी पोजीशन में रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, डस्ट पार्टिकल टू एंड फ्रो होने के कारण, हैंगिंग कारपेट के टू एंड फ्रो होने के कारण डस्ट पार्टिकल नीचे सारे गिराते हैं। सो बेसिकली कौन से फेनोमेना में होता है, तो ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे एक बुक है, उसको अगर मूव करना है तो अपने आप तो मूव होगा नहीं, उस पर हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ओके। अगर कोई साइकिल है हमारे पास, हम साइकिल को मूव कर रहे हैं, दैट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वो साइकिल हमेशा मूव करते रहेगा जब तक उस पर ब्रेक ना लगाए। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ब्रेक ना लगाए और पैडल मारना छोड़ दे तो तब भी तो रुक जाएगा। यस, तब भी रुकेगा, बट उस केस में हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, राइट। उस केस में ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन के कारण साइकिल रुक जाएगा। अगर एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन ना हो तो साइकिल कभी रुकेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या हुआ, ब्रेक। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली, आप सभी ने फील किया होगा, जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हो या कार में, ठीक है, तो वो रनिंग फेज में है और वो क्या होता है, तुरंत रुक जाता है सडनली। तो द पैसेंजर्स आर जर्क्ड फॉरवर्ड, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की ओर जर्क करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ए में है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बी में है इनर्शिया ऑफ मोशन, सी में है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द बस, डी में है मोमेंटम ऑफ द बस। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन, आंसर बी यहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे देखते हैं, बस चल रही है, ठीक है, तो बस चल रही है मतलब बस और पैसेंजर दोनों रनिंग फेज में है। अब क्या हुआ, बस पे ब्रेक लगा सडनली और बस रेस्ट में आ गया, बट जो पैसेंजर थे क्या वो रेस्ट में आए हैं? नो, पैसेंजर का नीचे का पार्ट तो रेस्ट में आ गया है, बट ऊपर का पार्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल्कुल रेस्ट में नहीं आया, वो मोशन में ही है अभी। तो मोशन में ही है तो बेसिकली वो भी तो अब रुकना चाहेगा, क्योंकि बॉडी का नीचे का पार्ट स्टॉप हो गया ड्यू टू स्टॉपिंग ऑफ बस। तो वो कैसे रुकेगा, तो वो आगे की ओर जर्क कर जाता है, झटका लगता है, राइट। सो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन इज द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ व्हाट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में डिफिनीशन देता है। सो आवर आंसर इन दिस केस विल बी डी, फोर्स का डिफिनीशन देता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अभी मैंने बताया आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है, मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इनर्शिया। तो अगर हम लोग किसी बॉडी के मास को उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं एंड पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, सो पी इज इक्वल टू एम भी। अब अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका मोमेंटम भी बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। बॉलर्स जो होते हैं क्रिकेट में, आपने देखा होगा, जो फास्ट बॉलर होते हैं वो तो पीछे से दौड़ के क्यों आते हैं, वाई? क्योंकि उनको मोमेंटम चाहिए होता है बॉल को फेंकने के लिए। ठीक है, तो पीछे से दौड़ के आते हैं तो उनके पास वेलोसिटी रहता है और वो अच्छे मोमेंटम से बॉल को फेंक पाते हैं, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7,
द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ये आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। मोमेंटम का एसआई यूनिट, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। अब m का यूनिट क्या होता है, kg, और v का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सो द यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड, d। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट। बुलेट वो उड़ाने वाला नहीं, बुलेट जो गन के अंदर होता है। ओके सो कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg मूविंग एट 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग इस यहाँ पे पॉज करो और अप्लाई करो फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम इंटू भी। एम की जगह हम 0.05 पुट करेंगे और भी के जगह 200 पुट करेंगे, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करो और चेक करो इज योर आंसर करेक्ट। ओके, सो मल्टीप्लाई करेक्टली करना, राइट। सो आवर आंसर इन दिस केस विल बी बी, 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो कितनों का सही हुआ, कमेंट करो। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया अभी, उसका एक दूसरा नाम भी है। उसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट लॉ है, बी में है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सी में है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, डी में है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका आंसर होगा सी, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइयर वैल्यू ऑफ इनर्शिया। गुड क्वेश्चन, ये आप लोग बनाओगे। इन चारों में से किसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अ बॉडी। तो आप लोग अब दिमाग लगाओ। पहला है अ स्टोन ऑफ वेट 50 kg, दूसरा है अ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल सी में है, और डी में है अ लोकोमोटिव इंजन। अभी लोकोमोटिव इंजन क्या होता है, थोड़ा सा सोचो और इसका आंसर कमेंट करो। ओके, सो एवरीवन कमेंट करो आंसर, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।